हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ के लिए हिस्ट्री मॉडर्न का आधुनिक भारत इतिहास का चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसमें जो आज चौथा लेक्चर है, इसमें आज हम भारत में रेल व्यवस्था का विकास और 1857 का विद्रोह भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें आप देख रहे हैं हम लोग विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सितंबर 1825 ईस्वी में ब्रिटेन में चली थी। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव कब हुआ था? तो 1843 ईस्वी में। और कहाँ पर? इंग्लैंड में रखा गया था। भारत में रेल व्यवस्था की स्थापना का विचार सबसे पहले रोलैंड मैकडोनाल्ड और स्टीफेंस ने किया था, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपका गारंटी पद्धति कहाँ से होती है? तो गारंटी पद्धति जो है आपका, इस पद्धति के अधीन निजी कंपनियों को सरकारी रेलों के निर्माण के लिए किया गया था। कितना परसेंटेज? तो 4.4 से लेके 5% तक ब्याज की गारंटी दी गई थी। इसके बाद आपका आता है डलहौजी का कथन जो है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वैसे क्षेत्रों में विद्रोह का दमन किया जा सकता है जहां आवागमन की असुविधा की वजह से अंग्रेज सैनिक नहीं पहुंच पाते थे। इंग्लैंड भारत में पैदा होने वाले कपास के लिए पुकार रहा है और रेलवे की व्यवस्था से इस कपास को बहुतायत में प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भारत में पहली रेल या मुंबई से थाने के बीच 20 किलोमीटर की रेल लाइन पर यातायात के लिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। इसके बाद आपका आता है लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में स्वयं भारत सरकार ने रेलवे लाइनों के द्रुत या गति से निर्माण की सिफारिश की गई थी। और 1884 ईस्वी में संसदीय प्रवर समिति की नियुक्ति राजकीय और निजी दोनों प्रयासों से द्रुत गति से रेल की निर्माण की गई थी या सिफारिश की गई थी। भारत में सर्वप्रथम उद्योग की स्थापना कब हुआ था? जैसे सूती वस्त्र का 1818 में स्थापना हुआ था। स्थान कहाँ हुआ था? तो कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, फोर्ट ग्लोस्टर में। कागज का निर्माण कब हुआ था या स्थापना? तो 1832 में हुआ था। इसको पूछता भी है। श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था इसका स्थापना। चीनी उद्योग का स्थापना जो है 1840 में। सारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। जूट का स्थापना 1855 में हुआ था। कहाँ पर? ये हुआ था आपका पश्चिम बंगाल रिसरा में। लोह इस्पात का स्थापना जो हुआ था 1870 ईस्वी में, कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। ऊनी वस्त्र कहाँ हुआ था? 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिला में। सीमेंट का जो स्थापना हुआ था 1904 में चेन्नई में हुआ था। एल्युमिनियम 1937 में जेके नगर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुआ था। रेलवे लाइनों का सर्वाधिक जो विकास हुआ है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 1901 ईस्वी में राज्य के रेलों की प्रबंध की जांच हेतु थॉमस रॉबर्टसन को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया था। और 1905 ईस्वी में उद्योग या वाणिज्य विभाग के अधीन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके बाद सितंबर 1916 ईस्वी में रेलवे बोर्ड ऑफिस में एक युद्ध शाखा की स्थापना की गई थी। और 1917 ईस्वी में यातायात नियंत्रण की नियुक्ति की गई थी। 1920 ईस्वी में रेलवे समिति का गठन कब हुआ था? तो 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो विलियम एकवर्थ थे। इसके बाद एक आती है सिफारिश समिति। उसमें 3 सिफारिश पर बात किया जाता है। जैसे पहला का जो है रेलवे बोर्ड का निर्माण हुआ था, दूसरे में राष्ट्रीयकरण रेलवे का, और तीसरे में आपका रेलवे के आय एवं व्यय को साधारण आय व्यय से अलग किया गया था। तिलक ने रेल तार को और सड़क को भारत के लिए अनावश्यक बताते हुए उसे कहा था, दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने का सम्मान कहा गया है। परिवहन संचार में 1785 ईस्वी में वारिंग हेस्टिंग्स ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण या पुनर्निर्माण लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पूरा नाम करवाया था। इसके बाद 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। 1919 ईस्वी के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के
अनुसार सड़क को प्रांतीय विषय बना दिया गया था। इसके बाद आपका आता है कारखाना अधिनियम। कुल कितने होते हैं? तो 6 कारखाना अधिनियम आयोजित किया गया है। प्रथम क्या है? तो प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 आया था और उद्देश्य क्या था? इसका बाल श्रमिकों को संरक्षण और उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना है। मुख्य बातें क्या क्या है इसके? तो उन कारखानों पर लागू जहां श्रमिकों की संख्या जो है 100 होती थी। दूसरा क्या? तो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 7 से 12 वर्ष की उम्र वाले श्रमिकों के लिए कार्यविधि निर्धारित किया गया था। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम और महीने में 4 दिन की छुट्टी होती थी। उसके बाद 1891 का कारखाना अधिनियम तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था और 1911 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के समय आया था। 1922 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय आया था और 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया था और 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड बेवेल के समय आया था। पूछता है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो है आपका अकाल नीति होता है। इसमें क्या क्या है कि 1757 से 1947 तक कंपनी शासन में दौरान भारत के अकालों की एक लंबी श्रृंखला रही है जिसमें ब्रिटिश आर्थिक और नीतियों में कोड में काज का काम किया था। कुछ प्रमुख अकाल निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? तो बंगाल और बिहार का अकाल। यह वर्ष 1769 से 70 के पड़ा जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। इस अकाल में कंपनी ने किसानों से पूर्व में सस्ते दर पर चावल खरीदा और अकाल के समय उसे महंगी दर पर बेचा। इसकी प्रतिक्रिया में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसके बाद दिल्ली और आगरा का अकाल जो है 1860 से 61 के बीच, इसमें करीब 2 लाख लोग मारे गए थे। उड़ीसा का अकाल 1865 से 66 के बीच में, इसमें 10 लाख लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। इस अकाल का प्रकोप बिहार और उड़ीसा में भी की गई थी। संपूर्ण भारत का अकाल जो 1876 से 78 के बीच में, यह 19वीं शताब्दी का सबसे भयंकर अकाल था जिसकी चपेट में पूरा भारत आ गया और 50 लाख व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। महान अकाल जो है 1896 से 97, इस अकाल में भी भारत के सभी प्रांतों को प्रभावित किया। इसमें कुल 25 लाख व्यक्ति मारे गए और 4 करोड़ जनता प्रभावित हुआ। इसके बाद सरकार अकाल नीति कौन सी है? तो सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1860 से 61 के कर्नल स्मिथ ने समिति गठित की गई और लेकिन इसकी रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं हुआ। यह कहीं परिणाम नहीं निकला। उड़ीसा में आए अकाल के स्वरूप 1866 से 67 में जॉर्ज कैंपबेल समिति गठित की गई जिसकी सिफारिशों को सरकार ने बहुत उत्साह के साथ लागू नहीं किया था। इसके बाद सरकार ने अकालों की गंभीरता से सबक लेते हुए अनेक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। एस्टेची आयोग 1876 से 1880 के बीच में यह प्रथम अकाल आयोग था। यह आयोग लॉर्ड लिटन के अकाल में बना जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन एस्टेची थे। भारत की पहली अकाल संहिता कब आई थी? तो अकाल घोष को तैयार किया गया था। और लायर आयोग कब आए थे? तो 1897 ईस्वी में। इसमें 3-4 पॉइंट है जो आपको देख लीजिएगा थोड़ा। यह द्वितीय अकाल का आयोग था। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो सर जेम्स लायर। यह आयोग लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में स्थापित किया गया था। मैकडोनल आयोग ये पूछता है। ये 1900 से लेकर 1901 के बीच में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एंथोनी मैकडोनल। यह आयोग लॉर्ड कर्जन के समय स्थापित किया गया था। जॉन
वुड हेड आयोग कब? 1945 में। यह ब्रिटिश शासन का अंतिम आयोग था जिसके अध्यक्ष जॉन वुड हेड थे। प्रश्न क्या है इसमें? तो वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। अब किस भारतीय इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य बंगाल के कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी थी? के.एम. पन्नीकर। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो रेलवे क्षेत्र में। और भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किन क्षेत्रों में किया था? ये किया था आपका रेलवे, फिर बैंकिंग, उसके पश्चात बीमा, तत्पश्चात जहाज रानी क्षेत्र में। पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो असम में 1835 ईस्वी में। इस दुर्दशा का भारतीय इतिहास में जोड़ नहीं है और भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है। यह कथन किसका है? तो विलियम बेंटिक का। इसके बाद दादा भाई नौरोजी द्वारा धन बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। प्रॉपर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया 1867 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। 1901 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। यहाँ से क्वेश्चन देखिए बनता है, आप लोग अच्छी इसको देख लीजिएगा। नैतिक विकास क्या है? तो नैतिक विकास की व्याख्या दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। उनके अनुसार भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास व उत्तरदायित्व पूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति है, नीतिक विकास है। इसके बाद ब्रिटिश आर्थिक नीति को किसने घिनौनी माना था? तो कार्ल मार्क्स ने। अब भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादा भाई नौरोजी ने किया था? 1867 से 68 ईस्वी में 20 रुपये प्रति वर्ष। अब ब्रिटिश शासन काल में संपत्ति दोहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है कौन सा था? होम चार्जेस गृह कर। वैश्विक परिदृश्य में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को क्रमिक चरणों को सर्वप्रथम किसने निरूपित किया था? कार्ल मार्क्स ने। किस भारतीय इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य बंगाल कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दी? के.एम. पन्नीकर। भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो रेलवे। भारत में सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किन क्षेत्रों में किया गया? रेलवे, फिर बैंकिंग, उसके पश्चात बीमा, तत्पश्चात जहाजरानी क्षेत्र। अब प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने 1867 में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताई। और राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकलन लगाने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर बी राव। इसके बाद 1857 का विद्रोह हुआ था। जो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्काउंट पामस्टन थे और 1857 विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्ष में कई बार ब्रिटिश सत्ता को भारतीयों से चुनौतियां मिली। इसमें असैनिक उपद्रव, स्थानीय बगावतें शामिल थी। अठारह के विद्रोह के फूटने से पूर्व ही भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे, जो इस प्रकार है। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गए। 1806 ईस्वी में बेल्लोर मठ में कुछ भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। 1842 में वर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली
ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया और 1825 ईस्वी में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ और 1844 में 34वीं एनआई तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। 1849 से 50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई। अब विद्रोह के कारण क्या है? तो विद्रोह के कारण है 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार है। राजनैतिक कारण क्या? तो राजनीतिक कारणों में डलहौजी की बेपगत नीति और वेलजली की सहायक संधि का विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है। डलहौजी ने अपने बेपगत नीति द्वारा जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली गई। यह सब कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त था। प्रशासनिक कारण क्या? तो प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे और प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया है। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित इनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण भी प्रमुख रूप से 1857 विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण और उसके पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतया विनाश किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र बना दिया गया था। इसके बाद आपका आता है सैन्य कारण। 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में अनेक ऐसे कारण थे जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की। पदोन्नति से वंचित, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर हुई युद्ध के लिए भेजा जाना तथा समुद्र पार भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और ये विद्रोह के लिए विवश हुए। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तत्कालीन या तात्कालिक कारण माना जाता है। विद्रोह की योजना क्या? तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब धोधो पंत के निकटस्थ अजीमुल्ला खां तथा सतारा के अपदस्थ राजा के निकटवर्ती रंगोजी बापू ने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई। अजीमुल्ला ने बिठूर कानपुर में नाना साहेब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 की क्रांति के दिन निश्चित किया गया। क्रांति के प्रतीक रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। घटना चक्र क्या क्या है इसका? तो चर्बी लगी कारतूसों के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पूर्व ही विस्फोट को जन्म दिया था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां 34वीं एनआई रेजिमेंट मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगा के कारतूस का प्रयोग किया था। ये पूछता है, ये अभी हाल ही में पूछा था टीजीटी क्वेश्चन में कि कितने जो रेजिमेंट थे, तो 34वीं आई रेजिमेंट मंगल पांडे का नाम हुआ था। ठीक है, एक एक लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हर चीजें पूछा भी है एग्जाम में। इसे इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर और बलिया जिले का रहने वाला था। वह बंगाल स्थित बैरकपुर छावनी के इन्फैंट्री का जवान था। 8 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद
मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद विद्रोह का प्रसार क्या क्या हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल सैनिक टुकड़ी जो ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद विद्रोह हुआ। शीघ्र ही विद्रोहियों ने अपने उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था। इसके बाद कानपुर में 5 जून 1857 का विद्रोह जो है शुरुआत हुआ। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब, इसको कहा जाता है धोंतु पंत के नाम से भी विख्यात थे, इनको विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। और दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण किया गया था। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में निर्वासित बिताना पड़ा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब न हुई। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। अब बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। वे शीघ्र पराजित हो गई की और भाग पर नेपाल चली गई, जहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। झांसी में विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व कालेखा ने किया था। बाद में 5 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की बृहद शुरुआत हुई, जिसमें रानी अपने साहसी नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर ली गई थी। और ग्वालियर में तात्या टोपे के साथ विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया गया। अनेक विद्रोह में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद अंग्रेजी जनरल ह्यूरोज ने लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा भी था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द थी। किसने कहा था? तो जनरल ह्यूरोज, ये पूछता भी है। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग या तथा ग्वालियर के पतन के बाद अप्रैल 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिए गए। तात्या टोपे की गिरफ्तारी मध्य भारत में 1857 की विद्रोहियों की अंतिम घटना था। इसके बाद इसमें कुछ 1857 के विद्रोह के प्रमुख स्थानीय नेता थे, जैसे मथुरा के विद्रोह जो हुआ था, इसके नेता कौन थे? देवी सिंह। गोरखपुर के गजाधर सिंह, देखिए आप उत्तर प्रदेश के तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि समीक्षा अधिकारी पूछने के चांस ये भी। मेरठ भी कदम सिंह। हरियाणा के राव तुलाराम। मदसौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में शहजादा फिरोज शाह इसके नेता थे। रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश में, रानी अवंतीबाई लोधी थी। सतारा में रंगो बापू जी गुप्ते थे। कर्नाटक में भीमराव मंडुकी। कोयम्बटूर में मूलबाग स्वामी। असम में जो विद्रोह हुआ था मणिराम दत्त, पियाली बरुआ, कंदर पेशवर सिंह। मणिपुर में नरेंद्र सिंह। इसके बाद आपका जगदीशपुर आरा बिहार में, वहां के प्रमुख जमींदार कौन थे? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह का झंडा फहराया था। उन्होंने झंडा फहराया। उन्होंने विद्रोह का मसाल को रोहतास, मिर्जापुर,
रविया या रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहरा। अपने जीवन के अंतिम युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों को भारी क्षति के साथ परास्त किया। साथ ही युद्ध में जख्मी हो जाने के कारण 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला ने अपने नेतृत्व प्रदान किया। विभिन्न धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला की गतिविधियों से अंग्रेज इतने चिंतित थे कि उन्होंने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को रेलखंड की सीमा पर पोवाया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुंदेलखंड में खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। असम में 1857 के विद्रोह के समय वहां के दीवान मणिराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पोते कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने विद्रोह किया। दक्षिण भारत, जिसका अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था, कि सतारा, कोयम्बटूर, कर्नाटक और कोल्हापुर में 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव देखने को मिला। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद और मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह नहीं पनप सका। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की बहुत मदद की थी। 1857 के विद्रोह में व्यापारी, पढ़े लिखे लोग, भारतीय शासकों ने हिस्सेदारी नहीं ली थी। अब विद्रोह की असफलता के कारण क्या क्या थे भी देख लीजिए पॉइंट, क्योंकि पूछता भी है। तो विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी, न कोई कार्यक्रम थी, इसलिए सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। विद्रोह के स्वरूप क्या थे? तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में इतिहासकार में मतभेद है। ये विवाद मुख्यतः 3 विद्रोहियों या बिंदुओं पर आधारित है। सैनिक विद्रोह एक राष्ट्रीय संघर्ष या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष, सामंती असंतोष उस पर प्रतिक्रिया थी। 1909 में प्रकाशित बी.डी. सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर के मत से सहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में विचार व्यक्त किया है कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है। सावरकर और सेन के विचारों के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहली ही नहीं, न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी सांसद में बेंजामिन ने डिज़राइली ने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। इसके बाद विद्रोह का परिणाम क्या क्या था? 1857 के विद्रोह के असफल होने का तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने कहा, महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। एक भारत मंत्री सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा सोने के पुनर्गठन के लिए स्थापित अपील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना
में यूरोपियन का अनुपात बढ़ा दिया गया था। सैनिक की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तात्या टोपे को भारत का गेरिबाल्डी की उपमा प्रदान की गई थी और 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब 1857 की क्रांति के अप्रत्यक्षदर्शी थे और 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप और एक दृष्टि में देख लीजिए। इसे इतिहासकार विद्वान कौन थे, विद्रोह का स्वरूप कैसा था। के मालसेन जो है ट्रेविलियन, सर जॉन लॉरेंस और सीले सर सैयद अहमद खान, ये जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, यह स्वतंत्रता संग्राम था। मिस्टर ए.बी. चौधरी, यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डफमालेसन, जनक्रांति थी। बेंजामिन डिजरेली, अशोक मेहता पूछता है तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था, इसने कहा था। जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। एल आर रिच जो ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। सर जे के श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा। रॉबर्ट्स एवं समति कूपलैंड, मुस्लिम विद्रोह कहा। पर्सिवल स्पीयर जो है प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास था। टी आर होम्स, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। वीर सावरकर, पट्टाभी सीतारामैया जो है यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। कार्ल मार्क्स जो है 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था। आर.सी. मजूमदार, ये तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न तो राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद 1857 के विद्रोह पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या क्या थे। तो फर्स्ट आर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है आपका बी.डी. सावरकर का पूछता है, पुस्तक हर एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। द ग्रेट रेविलियन का है, अशोक मेहता का है। सिपाही विद्रोह और 1857 का विद्रोह, आर.सी. मजूमदार। 1857 खाली केवल जो थे एस एन रसेन। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857। सिविल रिवॉल्यूशन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 ये है एस.बी. चौधरी का। और पीजेंट एंड द राज, एरिक स्टोक्स। रिविलियन 1857, पी.सी. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी, टी.आर. होम्स। इंडियन इम्यूनिटी ऑफ 1857, जे.पी. मालसेन। ये हिस्ट्री ऑफ द CIR इंडियन, जे.डब्ल्यू. के। द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ 1857, द सोशल स्टडी एंड एनालिसिस, ये हैं A.P. चट्टोपाध्याय। इसके बाद रेजिएंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857, के सेनगुप्ता। असबाब बगावत हिंद भारतीयों में, विद्रोह के प्रथम पुस्तक व द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर सैयद अहमद खान। इसके बाद अब आपका अगला चैप्टर जो है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति। तो ये जो है हमको अगला वीडियो में देखेंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखिए क्योंकि अब हाल ही में अब समीक्षा की वैकेंसी बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन उसकी आ जाएगी। आप लोग लगातार इसको देखते रहिए क्योंकि यूपीपीएससी में भी ये काम देगा। जितने स्टेट का पेपर होने वाला है ये जीएस आपको हर एग्जाम में काम देगा। स्पेशल हम समीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।